हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी उदय बाय अनअकैडमी। आज की तारीख है 5 सितंबर और आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे मेरी और अनअकैडमी टीम की तरफ से। और आज हम करेंगे द हिंदू का डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज का पेपर थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, बट कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो विद इन 30 to 50 सेकेंड्स कवर हो जाएंगे और कुछ आर्टिकल्स 2 to 3 मिनट्स लेंगे और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें एक्सट्रैक्ट करने होंगे एडिटोरियल से वो हम करेंगे विद इन 4 to 5 मिनट्स। आपने देखा होगा बाकी डेली न्यूज़ एनालिसिस से हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस इसलिए डिफर करता है क्योंकि हम बहुत सारे आर्टिकल्स इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा मैगजीन्स पर रिलाय ना करना पड़े, आपको न्यूज़पेपर खुद ना पढ़ना पड़े, आपको ज़्यादा रिसर्च ना करनी पड़े। और साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हम सिर्फ यूपीएससी को कैटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उसके अलावा अगर आप एसएससी के लिए भी देख रहे हैं तो देख सकते हैं, बैंक के लिए भी देख रहे हैं तो देख सकते हैं, और बाकी जैसे सीडीएस के एग्जाम होते हैं, सीएपीएफ के एग्जाम होते हैं, अगर आप उसके लिए भी देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। और आपको आगे जाके पता चलेगा कि किस तरीके से मैंने आर्टिकल्स को कवर किया है जो कि आपकी यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में हेल्प करता है, हालांकि साथ साथ में आपके सीएपीएफ, सीडीएस और बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करता है। तो लेट नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स कवर किए हैं और आज का न्यूज़पेपर बहुत सारे आर्टिकल से भरा हुआ भी था। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं, एक बार आप ग्लांस ले सकते हैं, एक बार आप ओवरव्यू ले सकते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारे के सारे आर्टिकल्स को कवर किया जाएगा, ठीक है। जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितना उनका इंपॉर्टेंस है, उसी हिसाब से हम उन आर्टिकल्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते जैसे तरंग शक्ति है तो ये सीडीएस सीएपीएफ के लिए हो सकता है, और कुछ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हमने इनकॉर्पोरेट करी हैं। जब अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं कोई भी, जैसे सीएपीएफ का, सीडीएस का, तो वहाँ पे कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस का आप नाम ले सकते हैं, और कहीं पे आप अगर मेंस के आंसर्स लिख रहे हैं तो वहाँ पे कैसे आप उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला आर्टिकल है कि लैंडस्लाइड किल 6 इन नागालैंड, की नेशनल हाईवे ब्लॉक्ड। तो अभी नागालैंड में रिसेंटली क्या हुआ, लैंडस्लाइड हुई, उसकी वजह से काफी लोग, अभी तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वी हैव लॉस्ट 6 पीपल, बट उसके साथ साथ में रोड्स भी ब्लॉक हो चुकी हैं, जो पैसेज होता है, जो मूवमेंट होता है सिविलियंस का, वो भी ब्लॉक हो चुका है। तो इस तरीके से, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लैंडस्लाइड हमारे लिए किस पर्सपेक्टिव से है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसका थोड़ा एस्पेक्ट कम हो जाता है, बाकी बैंक और एसएससी में तो काफी बार ये सवाल आ जाता है कि अभी रिसेंटली लैंडस्लाइड हुई, वो कहां हुई, तो दैट वुड बी द आंसर इज नागालैंड, ठीक है। बट हम जब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इसकी बात करते हैं तो हम ये बात करेंगे कि हम किस तरीके से, जब आपको बोल लीजिए कि लैंडस्लाइड पे एक क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, तो आप किस तरीके से एड्रेस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक हमारा नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग है, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइडेड है। तो उसमें या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक फैक्ट देना चाहूंगा कि अराउंड 15% ऑफ जो लैंडमास है इंडिया का, वो लैंडस्लाइड प्रोन है, और उसमें भी मेनली 2 रीजन है, एक है हिमालयस का रीजन जो कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है, और एक आपका वेस्टर्न घाट्स का रीजन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपकी बोली, ये आपका वेस्टर्न घाट्स का रीजन हो गया, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स का रीजन हो गया, और ये आपके नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में हिमालयाज हो गए, ठीक है। दूसरा, अगर आप 15% ऑफ लैंडमास की जगह दूसरा फैक्ट डालना चाहो तो आप उसमें यह भी डाल सकते हो कि एंटायर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया हमारा 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, अगर आप लैंडस्लाइड से इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो। या फिर आप लैंडस्लाइड की डेफिनेशन भी डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको ये मैप भी बनाना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपने पहले बोला कि 15% ऑफ लैंडमास, और उसके बाद में ये सारी चीजें डिस्कस कर दी कि कितना लैंडमास है और क्या है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लैंडस्लाइड होता क्या है, उसके एक ओवरव्यू लेंगे लैंडस्लाइड के बारे में, लैंडस्लाइड है क्या, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स बनाए हैं कि नहीं बनाए, हम कौन सा ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से चेंजेस ला सकते हैं। तो एक बार के लिए देखते हैं, ठीक है। वेट, लेट मी चेंज माय पेन, ठीक है। तो जब मैं लैंडस्लाइड की बात करता हूं, ठीक है, जब मैं लैंडस्लाइड की बात करता हूं तो पहली चीज मेरे दिमाग में आती है कि डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो एक तो ये जियोलॉजिकल फेनोमेना है, राइट, आपको दिमाग में रखना है, इट इज अ जियोलॉजिकल फेनोमेना, ठीक है, फेनोमेना, जिसमें क्या होता है, जिसमें कि डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मास मूवमेंट है, ठीक है, डाउनवर्ड मास मूवमेंट होता है किसका, या तो रॉक्स होंगी, या तो सॉइल होगी, या फिर डेब्री होगी, या किसी भी स्लोप पे, ठीक है, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है जब मैं इनके बारे में बात कर रहा होता हूं। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी,
अब बात यह है कि लैंडस्लाइड सिर्फ नेचुरल रीजंस की वजह से ही हो रहा है या इसके अलावा भी बाकी कुछ रीजंस हैं। तो लैंडस्लाइड में आपके मैनमेड रीजंस भी आएंगे जिन्हें हम एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी बोलते हैं, और साथ साथ में नेचुरल फैक्टर्स भी आएंगे ऐसे जिनकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम्पल दो रेलेवेंट, जिससे कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। तो जब मैं आपकी बात करता हूं कॉजेज की, ठीक है, जब मैं कॉजेज की बात कर रहा हूं तो मैं मैनमेड की बात कर रहा हूं। मैनमेड बोले तो जो हमारी वजह से हो रहा है, ठीक है, और नेचुरल की बात करता हूं, ठीक है, नेचुरल की बात करता हूं। तो जब मैं नेचुरल की बात कर रहा हूं तो आप बोल सकते हो हैवी रेनफॉल है। अगर रेनफॉल ज्यादा आ गई तो आपको वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल होने की वजह से जो स्लोप्स पे सॉइल होती है वो अपने पार्टिकल्स को लूज करने लग जाती है, जिसकी वजह से सॉइल्स का डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और उस वजह से लैंडस्लाइड होती है, ठीक है। तो हैवी रेनफॉल भी एक रीजन है। दूसरा, उसके बाद में अर्थक्वेक भी एक रीजन है। जैसे जो आपकी हिमालयाज वाले रीजन में देखेंगे तो इंडिया और यूरेशियन की प्लेट जो है वो एक तरफ मूव करती है, तो वो एक टेक्टोनिक रीजन है और वहां पे हमें सीस्मिक एक्टिविटी भी ऑब्जर्व होती है, मतलब कि अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक की वजह से भी, उन जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से भी लैंडस्लाइड हो जाती है। अगेन दैट इज ऑल्सो ए प्रोबेबल रीजन। कई जगह पे रीजन जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती है, ठीक है, कई जगह पे रीजन वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होती हैं जिनकी वजह से आपको लैंडस्लाइड देखने को मिल सकती है। तो क्या सिर्फ यही रीजन है? एक आप क्लाइमेट चेंज भी बोल सकते हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज ऐसा रीजन है कि क्लाइमेट अपने आप तो चेंज हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो मेजर रीजन है वो ह्यूमंस ही है, वो मैनमेड ही है। तो जब हम मैनमेड रीजंस की बात करेंगे, हम इधर बात कर लेते हैं, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं कंप्लीटली। हम जब मैनमेड रीजंस की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से लैंड को जिस तरीके से हम पहले यूज करते थे उसका चेंजेस आ रहे हैं उस वजह से। जैसे मैं मैनमेड की बात करूंगा तो आप पहले डिफॉरेस्टेशन बोल सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे डिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन में जब आप ट्रीज को कट कर रहे हो तो जो सॉइल की स्टेबिलिटी है वो लूज हो रही है, उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, और उसी वजह से क्या हो रहा है, अगेन सॉइल अपने पार्टिकल्स को लूज कर रहा है, जो एक बाइंडिंग फैक्टर था वो है नहीं, और उस वजह से लैंडस्लाइड हमें देखने को मिल रही है। दूसरा, आप डिफॉरेस्टेशन के बाद में लैंड यूज चेंजेस की बात कर सकते हो, जिस तरीके से हम लैंड को पहले यूज करते थे। जैसे कि अभी अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन हो चुका है, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, राइट। अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन का मतलब ऐसे रीजन्स, ज्योग्राफिकल रीजन्स जहां पे एनक्रोचमेंट्स अलाउड ही नहीं है, जहां पे आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज नहीं बना सकते, जहां पे आप होटल्स नहीं बना सकते, वहां पे भी आप अर्बनाइजेशन कर रहे हो। तो उस वजह से जो इकोलॉजिकल कैपेसिटी है पर्टिकुलर रीजन की, वो भी मतलब उसको भी थ्रेट हो रहा है, और उसको थ्रेट होने की वजह से हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली मोनोक्रॉपिंग होती है, ये भी उस एरिया का रीजन होता है, ठीक है। अब जो डाउनवर्ड स्लोप वाला मूवमेंट है वहां पे हम टेरेस फार्मिंग भी नहीं कर रहे, तो वैसे भी जो हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हम स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से हम लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। तो मोनोक्रॉपिंग जो है वो भी नहीं हो रही, मोनोक्रॉपिंग चल रही है, लैंड यूज चेंजेस चल रहे हैं, मैंने बोला कि एनक्रोचमेंट हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और हमारा सबसे बड़ी बात अनरेगुलेटेड टूरिज्म भी हो रहा है, अनरेगुलेटेड टूरिज्म। तो आपने देखा होगा जब केदारनाथ में जब फ्लड्स आए थे तब भी ये बोला गया था कि हम जो इकोलॉजिकल कैपेसिटी है केदारनाथ की उससे ज्यादा हम एक्सीड कर चुके हैं, जिसकी वजह से इकोलॉजी पे इतना प्रेशर पड़ रहा है कि जो भी अब अगर जैसे अब टूरिस्ट आए या फिर हम कुछ भी डेवलपमेंट करने की कोशिश करें तो वो जो इकोलॉजी है वो उस चीज को बियर नहीं कर पा रही है, और उसकी वजह से हमें ये सारे डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजंस बनते हैं। अब आप इंपैक्ट तो अपने दिमाग में ला ही सकते हो। अगर आपको कोई बोले कि क्या इंपैक्ट होंगे, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या इंपैक्ट होंगे अगर लैंडस्लाइड आती है, तो अगेन आपको पता है लॉस ऑफ लाइव्स होगा, ठीक है, लॉस ऑफ लाइव्स होगा। अभी वायनाड में जो ट्रेजेडी हुई लैंडस्लाइड की उसमें 250 से ज्यादा लोग गए, फिर उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाएगा, उसको रिपेयर करने में आपके इकोनॉमिक लॉसेस आ जाएंगे, आपकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट थी वो हिंडर हो जाएगी और कुछ साल पहले चले जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इंपैक्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी वहां पे कम्युनिटीज रह रही थी उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, उनका रिहेबिलिटेशन करने में खर्चा आएगा, और जो भी उनका साइकोलॉजिकली और उनका फिजिकली जो ड्रेन होगा वो भी बहुत एक मेजर इशू बन जाता है। तो आपको इन पैरामीटर्स में देखना है, लॉस ऑफ लाइव्स हो गया, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमिक लॉसेस किस तरीके से हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पे नहीं हो पाएगी। तो हमको हर एक एंगल से देखना है, फ्रॉम द सिक्योरिटी एस्पेक्ट, इकोनॉमी एस्पेक्ट। इस तरीके से जब आप सोचना शुरू कर दोगे तो इट वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू टू एनालाइज अ टॉपिक, ठीक है। अब आप बात करते हैं
कि गवर्नमेंट ने इस पे कौन से स्टेप्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं? गवर्नमेंट के पास में एक है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिवली लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जिसके तहत हम जो भी कैलेमिटीज हैं उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास में नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी है, ठीक है, जिसके तरह कि हम किस तरीके से अगर लैंडस्लाइड की जो रिस्क है उसको मैनेज करेंगे। हमने हैजार्ड जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है उनकी मैपिंग कर रखी है, फिर कौन कौन सी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा अगर ऐसे इश्यूज आते हैं, तो अथॉरिटीज को क्या क्या करना होगा, इस तरीके से सारी स्ट्रैटेजीज को हमने मेंशन करके रखा है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज भी हैं कि अगर लैंडस्लाइड हो जाती है तो हम किस तरीके से जो इसका इफेक्ट है उसको मिटिगेट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, चाहे से वो लॉस ऑफ लाइफ्स पे हो, चाहे से वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज पे ऊपर बात करते हो, ठीक है, इस तरीके से है। फिर आपको पता है कि हमारे पास में एटलस भी है, इसरो ने एक एटलस लॉन्च किया था लैंडस्लाइड के लिए, तो वो भी है जिसमें हम मैपिंग अच्छे से कर सकते हैं। जब आपको पता होता है कि कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं तब आप अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली स्ट्रैटेजी बना पाते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और हमने अभी अर्ली वार्निंग सिस्टम भी डेवलप कर लिया है, ठीक है। तो जब मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करता हूं तो सबसे और मैंने आपको बोला था कि एक कॉज क्लाइमेट चेंज भी है, तो उसमें एक परफेक्ट एग्जांपल आप अभी ले सकते हो कि जो अरेबियन सी जितना अभी वार्म हो रहा है उतना वार्म होता नहीं था और उसकी वजह से बहुत ज्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट के रीजन में, और अगेन दैट हैवी रेनफॉल बिकम्स द रीजन फॉर द लैंडस्लाइड ऑल्सो, ठीक है। होप यू गेट इट। अब सॉल्यूशन में आप अगेन जो भी मैंने आपको बताए जो रीजंस हैं, अब मैं आपको अगर ये बोलूंगा कि हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम अभी भी है और अगर उसके होने की वजह से भी हम अभी भी लैंडस्लाइड को नहीं रोक पा रहे हैं, अभी भी नेचुरल कैलेमिटीज को नहीं रोक पा रहे हैं, तो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना जरूरी है, ठीक है। तो व्हाट वी नीड एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर कोई ऐसे नेशंस हैं जिनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो हमें उनसे सीखना जरूरी है। इसलिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इसलिए जो विजिट होती है इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की, प्रेसिडेंट की या फिर बाकी लोगों की, वो इस वजह से होती है कि हम कौन कौन से सेक्टर्स में काम कर सकते हैं जिससे कि हम उन सेक्टर्स में इंप्रूव कर सकें, अगर हमारे उस सेक्टर में इतना इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं तो। दूसरा, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन को रेगुलेट कीजिए, चाहे से वो अर्बनाइजेशन हो, ठीक है, चाहे से वो अर्बनाइजेशन हो या फिर वो टूरिज्म हो, उसको रेगुलेट कीजिए, राइट, ये भी करना है। फिर उसके बाद में डिफॉरेस्टेशन को चेक कीजिए। डिफॉरेस्टेशन को पहली बात तो आपको चेक भी करना है, फिर उसके बाद में आपको अफॉरेस्टेशन भी करना है, राइट, आपको अफॉरेस्टेशन भी करना है। मैं आपको समझा चुका हूं सारी की सारी चीजें, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, जितने भी लॉज बने हुए, जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनी हुई हैं, उनको हमको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है। अगर सिर्फ वो पेपर पे रह जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, इफेक्टिवली हमें इंप्लीमेंट करना है जिससे हमें बेटर रिजल्ट मिल सके। इस तरीके से आपको किसी टॉपिक को सोचना है। और लैंडस्लाइड में मेरे को लगता है कि इस बार 2024 में और या 2025 में, इन 2 सालों के अंदर हम लैंडस्लाइड पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आप वायनाड का मेंशन कर सकते हो, आप नागालैंड के एग्जांपल मेंशन कर सकते हो व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन टू द न्यू नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये आर्टिकल ये आर्टिकल रह गया था, ठीक है। तो अभी आईएलओ की एक रिपोर्ट आई है लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक की जो रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। मैंने अगेन मेंशन किया वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जो है वो आईएलओ की है, दैट इज फ्रॉम द प्रीलिम्स एस्पेक्ट। अब हम देखेंगे कि मेंस एस्पेक्ट से क्या है। तो इस रिपोर्ट में दो तीन चीजें मेंशन की गई हैं, पहली चीज ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो लेबर प्रोडक्टिविटी है और जो आउटकम है वो तो बढ़ रहा है, बट जो लेबर इनकम है वो या तो स्टैग्नेट हो चुकी है या फिर वो धीरे धीरे गिरती जा रही है, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि लेबर प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो रही है, आउटकम भी इंक्रीज हो रहा है, बट जो लेबर इनकम है वो डिक्रीज हो रही है या फिर स्टैग्नेट हो रही है। अब अगर लेबर इनकम डिक्रीज होगी या स्टैग्नेंट होगी तो होगा क्या? तो जो ये लेबर जो क्लास है उसकी अगर इनकम डिक्रीज होगी और जो एआई को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज हैं, तो एआई की मदद से उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका आउटकम तो बढ़ रहा है, उनकी इनकम तो बढ़ रही है, बट लेबर इनकम की या तो घट रही है या फिर स्टैग्नेंट हो रही है। तो उसकी वजह से आएगा क्या? उसकी वजह से आएगी इनकम इनइक्वालिटी,
और इसी इनकम इक्वालिटी से डरते हुए आईएलओ ने बोला है कि हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो इस चीज को कैटर करे। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स ग्रो कर रहे हैं, दैट्स फाइन विद द हेल्प ऑफ एआई, बट वी नीड टू हैव दोस पॉलिसीज सो दैट जो लेबर इनकम है वो गिरे नहीं, वो धीरे धीरे बढ़े, जिससे कि जो इनकम इनइक्वालिटी का गैप हम कम करना चाहते हैं वो कर सकें। तो ये पहला इनका एक इन्होंने पॉइंट मेंशन किया था। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो पॉइंट मेंशन किया, ये मेंशन किया कि जिस स्पीड से हम एसडीजी गोल्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पूरा कर भी रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, अगर हम कर भी रहे हैं तो हो ये रहा है कि वो एसडीजी गोल्स जो हैं वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, क्या नहीं हो पा रहे हैं? इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो जो हमें 2030 में जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अटेन करना है, तो आईएलओ ये कह रहा है कि इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अचीव दीज टारगेट्स। मतलब बहुत सारे 15 टारगेट्स हैं, तो उनमें से कुछ कुछ हो सकते हैं अचीव हो जाएं, लेकिन पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये उनका दूसरा कंसर्न है। और उन्होंने साफ साफ ये बोला कि लेबर की अगर इनकम को बढ़ाना है तो हमें उन्हें फ्रीडम देना पड़ेगा एसोसिएशन के लिए, उन्हें हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग देनी पड़ेगी, जिससे कि वो स्टेज पे आ सके और जितने भी उनके कंसर्न्स हैं वो सारे हम एड्रेस कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं इस वाली रिपोर्ट में। तो रिमेंबर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट, आईएलओ ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की है। ठीक है, और ये सारी बातें बोली है। ठीक है, दैट्स इट। इतना ही इंपॉर्टेंट था इस आर्टिकल में। आगे चलते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगेन एक आर्टिकल आया, अभी आपको पता है कि जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट कर रहे हैं ब्रूनी, सिंगापुर, अभी जो एक्सटर्नल विजिट है उस पर गए हुए हैं। तो अभी ये ब्रूनी से रिलेटेड आर्टिकल आया है। इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो एक्सपेंशनिज्म को सपोर्ट भी नहीं करता है, ना बैक करता है, और ना हमारी ये पॉलिसी है कि हम हमारा जो रीजन है उससे लेकर हम अपने रीजन को एक्सटेंड करें दूसरे रीजन्स में। ठीक है, जिस तरीके से चाइना करता है साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन रीजन में, जिस तरीके से जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं जो उन पे क्लेम करता है, अपने आप को असर्ट करता है कि ये हमारी टेरिटरीज हैं, चाहे वो टेरिटरीज जो हैं वो इंटरनेशनल रूलिंग के हिसाब से बाकी दूसरे नेशंस की हो, जैसे साउथ चाइना सी में है, तो उस तरीके से इंडिया नहीं करता है। इंडिया बात करता है डेवलपमेंट की। हम चाहते हैं कि हम भी ग्रो हो, हमारे साथ साथ में हमारे आसपास के रीजन भी ग्रो हो, और जब आप ग्रो होगे, आपके आसपास के रीजन ग्रो होगे, तो वो पीसफुल बनेगा, हार्मोनियस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी, और वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं ग्लोबल ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो इंडिया ने बोला अगेन वी सपोर्ट डेवलपमेंट नॉट एक्सपेंशनिज्म। ब्रूनी जो है, पहली चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। एक चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ब्रूनी जो है वो हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से भी देखें तो, ठीक है, या फिर हम इंडो पैसिफिक विजन के हिसाब से भी देखें तो, जो हमारा इंडो पैसिफिक विजन भी है। ठीक है, अब पहली चीज तो आपको ये दिमाग में रखनी है कि ब्रूनी की लोकेशन क्या है। पहले अपन उस पर बात करते हैं, ब्रूनी की लोकेशन क्या है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्यों मैं इंडो पैसिफिक विजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, होप यू गेट इट। ठीक है, अब आप आ जाइए ब्रूनी की लोकेशन पे। ठीक है, आपको इस मैप में दिख रहा होगा, यहां पे है ब्रूनी। यहां पे मैंने बोला साउथ चाइना सी है, जहां पे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं काफी। क्यों? क्योंकि चाइना कुछ क्लेम करता है, जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, उनकी जो टेरिटरीज है उनको वो क्लेम करने की कोशिश करता है, बिकॉज चाइना बिलीव्स इन एक्सपेंशनिज्म। ठीक है, और इंडिया बिलीव्स इन डेवलपमेंट, एज द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज मेंशन। ठीक है, तो उस वजह से यहां पे आपको फिलीपींस दिखेगा। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं रेड पेन यूज करता हूं। आपको फिलीपींस दिखेगा, आपको ब्रूनी दिखेगा, आपको साउथ चाइना सी दिखेगा, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ठीक है, आपको ये सारे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन आपकी ब्रूनी में हो, ब्रूनी की लोकेशन आपको क्लियर होगी कि भाई उसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज क्या है। साउथ चाइना सी से भी इसका बॉर्डर लग रहा है, फिलीपींस भी है, मलेशिया भी है, सिंगापुर भी है, इंडोनेशिया भी है। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूं ब्रूनी की, तो मैंने बोला कि ब्रूनी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है एक्ट ईस्ट पॉलिसीज और इंडो पैसिफिक विजन के एस्पेक्ट से, क्योंकि ब्रूनी उस रीजन में लाई करता है। हर एक कंट्री जो उस रीजन में लाई करती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें पहले समझना पड़ेगा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या, मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम क्या समझते हैं। तो इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो 2014 में लॉन्च की थी। ठीक है, 2014 में लॉन्च की थी, और ये जो था ना, ये अपग्रेड था टू लुक ईस्ट पॉलिसी। आपको पता है कि हम नेबरहुड पॉलिसी में भी बिलीव करते हैं, तो नेबरहुड पॉलिसी जो हमारे नेबर्स के लिए है, और जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी है वो हमारे जो ईस्टर्न नेशंस हैं, जैसे साउथ एशियंस या साउथ ईस्ट एशियन या फिर साउथ एशियन भी बोल सकते हो आप, अपग्रेडेड टू लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो हमारी पहले क्या चलती थी, लुक ईस्ट पॉलिसी चलती थी। ठीक है, हमने 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आए। अब लुक ईस्ट पॉलिसी हम क्यों लेके आए, पहले हम वो समझते हैं।
लुक ईस्ट पॉलिसी हम लेके आए थे जब 1991 में जो हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रशिया, उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, जब उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो हमने एक ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था वो हमने लॉस कर दिया। उसके बाद में इंडिया ने ये सोचा कि हमें अब अपने जो टाइज हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे यूएस के साथ में और यूएस के एलीज के साथ में। तो इस टाइम पे इस रीजन में जो थे वो यूएस के एलीज भी थे। तो हमने बोला कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ जाएंगे। तो हमारे उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया। और उसका मेजर रीजन यही था कि हम जो हमारी जो रीजनल स्ट्रेंथ है उसको हम डिस्प्ले कर सकें, उसको हम स्ट्रेंथन कर सकें, और साथ साथ में हम इन रीजन्स के साथ में अपना एक टाई भी बना सकें, राइट। और मेजर रीजन ये भी था कि चाइनीज की जो प्रेजेंस थी, चाइना की जो प्रेजेंस थी इस रीजन में वो बहुत ज्यादा थी, तो उसको भी हम काउंटर कर सके। सो दीज वर द मेन रीजंस। बट हुआ क्या कि लुक ईस्ट पॉलिसी के इतने इफेक्टिव रिजल्ट आए नहीं। उसकी वजह से हमने लॉन्च किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हमने ये कहा कि हम क्या करेंगे, हम प्रमोट करेंगे अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या, हम प्रमोट करेंगे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट, अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, जो भी एशिया पैसिफिक नेशन में हमारे रीजन्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ब्रूनी, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, ये सारे रीजन्स हैं, इनमें हम अपने डेवलप करेंगे। और इसी से रिलेटेड मतलब बात यही है कि डिप्लोमेटिक और ये आप जब समझते हैं तो ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, और ये सारी चीज़ें हो गई। तो इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें करेंगे और हम हमारे इन नेशंस के साथ में हम हमारी जो भी रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। अब जो लुक ईस्ट पॉलिसी था उसमें सिर्फ था कि आशियान प्लस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसकी बातें चलती थी, ठीक है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आप बात करोगे तो इसमें आपका आशियान आ गया, इसमें आपके साउथ ईस्ट एशिया जो नेशंस हैं वो आ गए, आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आ गया, आपका सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी आ गया। सो दिस इज हाउ लुक ईस्ट पॉलिसी इज डिफरेंट फ्रॉम एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसमें सिर्फ आशियान और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात हो रही थी, लेकिन इसमें हम आशियान प्लस साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात हो रही है, इसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात हो रही है, और इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, इसमें हम सिक्योरिटी इंटरेस्ट की भी बात कर रहे हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। और अगेन हमारा मकसद यही है कि जो इंडियन ओशन रीजन है और जो पैसिफिक रीजन है, जो मैं इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहा हूँ, कि वो स्टेबल रहे, वो हार्मोनियस रहे, एक ग्लोबल ऑर्डर मेंटेन हुई। और जो चाइना है वो इस ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन नहीं करना चाहता, मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है। कभी अभी आपने देखा होगा चाइनीज़ और फिलीपींस की जो कोस्ट गार्ड वेसल थी वो एक दूसरे में कोलाइड हो गई। फिर उससे पहले भी बहुत सारे जापान के साथ में भी उनके बहुत इशू चल रहे हैं, ताइवान के साथ भी बहुत इशू चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंडो पैसिफिक विजन है वो हैम्पर हो जाता है। तो ये सारी कंट्रीज़ ये मिलकर कोशिश कर रही हैं कि हम हमारे जो इंडो पैसिफिक विजन है वो अच्छा रहे, रेजिलिएंट इंडो पैसिफिक विजन हो हमारा, ओशंस हो और एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो। तो होप आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब एक न्यूज़ आई है कि ईपीएफओ पेंशन्स जो हैं वो अब अपनी जो पेंशन है वो कलेक्ट कर पाएंगे किसी भी ब्रांच से और कहीं से भी। तो ईपीएफओ ने एक अपना सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है। तो ईपीएफओ को एक सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम है जो ईपीएफओ ने लॉन्च किया है, और ये इनका एक आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, साइट्स, ठीक है, साइट्स प्रोजेक्ट है, उसके तहत इनको लॉन्च किया है साइट्स 2.0, जो कि जनवरी 1, 2025 से लागू होगा। अभी क्या होता है, जो पेंशनर्स होते हैं, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है, उनका होम टाउन कुछ अलग है और किसी पर्टिकुलर स्टेट में लोकेटेड है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो जब वो अपने होम टाउन जाते हैं आफ्टर रिटायरमेंट तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पेंशन को रिसीव करना। लेकिन अब इसके तहत क्या होगा, सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम के तहत जो 78 लाख बेनिफिशरीज हैं, वो जो लोग हैं वो पेंशन को, मतलब उनकी जो पेंशन है वो उनको मिल पाएगी किसी भी ब्रांच से, कहीं से भी, कैसे भी। तो अब जो होम टाउन जाएंगे उनको भी इशू नहीं होगा, और धीरे धीरे हम आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम भी लाना चालू कर देंगे। अभी ट्रांजिशन उसी में होने वाला है, जिससे कि आपको जो विजिट करना पड़ता है नियरेस्ट ब्रांच को वो भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब ये टॉपिक जो है आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप ये बोलें कि गवर्नेंस के एस्पेक्ट से ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि हाउ वी आर प्रोवाइडिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नेंस टू द सिटीजन्स, तो वहाँ पे आप ये पॉइंट ला सकते हो। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो साइट्स 2.1 है, जो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो वो ईपीएफओ का है। ईपीएफओ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आती है। होप यू गेट इट, ठीक है, इतना ही रेलेवेंस है इसका। देन हम एडिटोरियल्स की बात कर लेते हैं। तो अभी एडिटोरियल्स आया डेथ फॉर रेप। तो आपको पता है कि जब भी हमारी कंट्री में ऐसे हीनियस सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं तो जो इम्प्रिजमेंट है, या फिर इम्प्रिजमेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बोलते हैं कि जो डेथ के लिए जो डिमांड है, डेथ फॉर रेप, वो बढ़ जाती है। लोग बोलते हैं फांसी चढ़ा दो, फांसी चढ़ा दो, ऐसे हीनियस क्राइम्स। और ऐसे हीनियस क्राइम्स पहले से होते आ रहे हैं, 2013 में भी हुआ,
जब हमने लॉस को चेंज किया, हम ऐसे बिल्स लेके आए, फिर गवर्नमेंट जो है वो ऐसे बिल्स और ऑर्डिनेंसेस भी लेके आती हैं जिससे कि हम उनको या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दें या फिर उनको डेथ पेनल्टी दे दें। और इसी तरीके से हमें कुछ देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, जिन्होंने आपका अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 को लॉन्च किया है, सॉरी बिल को पास किया है, और अभी प्रेसिडेंट का असेंट बाकी है। तो अब बात ये आ रही है कि हम बिल लेके आ रहे हैं, हम पहले भी बिल लेके आए, हम बिल लाने के बाद में भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर लॉस से ही रेप केसेस रुकते तो अब तक रुक जाने चाहिए थे। क्यों 2012 में निर्भया वाला केस हुआ, क्यों फिर हमें उन्नाव देखने को मिला, हाँ क्यों हमें कठुआ देखने को मिला, क्यों हमें अभी जो डॉक्टर थी जिनका ब्रूटली रेप और मर्डर किया गया आरजी कर हॉस्पिटल में, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोलकाता में, वो क्यों हमें देखने को मिलता अगर हम ये लॉज लेके आते तो। और अभी भी चलो इसी आर्टिकल में यही बात कर रखी है कि लॉज लेके आए। अब लॉज में ये हो चुका है कि भारतीय न्याय संहिता को थोड़ा अमेंड करके या तो आपको डेथ सेंटेंस या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो दूसरा है पॉक्सो में भी इन्होंने अमेंडमेंट किया है कि अगर ऐसा कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आप करते हो तो उसमें भी आपको डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस किए गए हैं। इस आर्टिकल में ये बात हो जाती है कि हमें अभी तक बहुत कम एविडेंस मिले हैं, ठीक है, ऐसे बहुत कम एविडेंसेस हैं जहां पे ये होता है कि अगर हम डेथ पेनल्टी लेके आते हैं तो ये एक डेटरेंस बन सकता है ऐसे क्राइम्स, मतलब सेक्सुअल क्राइम्स के अगेंस्ट। ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या नाम है, जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी भी है। तो जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया कि इवन मतलब रेप केसेस में अगर आप डेथ पेनल्टी दे रहे हो तो इन द फील्ड ऑफ सेंटेंसिंग और रिफॉर्मेशन ये कोई बहुत अच्छा कदम नहीं है, इट्स अ रिग्रेसिव स्टेप अकॉर्डिंग टू द जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी। तो मैटर ये करता है कि लीगल बैकिंग तो होना जरूरी है, हमारे पास में ऐसे लॉज होना जरूरी हैं, बट लॉज के साथ में हमें सोसाइटी का माइंडसेट भी चेंज करना बहुत जरूरी है। हमें ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और इसमें यही बात की है कि सबसे पहले वो स्टार्ट होता है कि हमारे जो होम्स हैं और वर्क प्लेसेस हैं वो सेफ हो वुमेन के लिए, क्योंकि मोस्टली ऐसे जो सेक्सुअल असॉल्ट के क्राइम्स होते हैं, जो सेक्सुअल रेप्स होते हैं, वो सारे आपको देखे जाते हैं कि आपके करीबी लोग या फिर आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है वहीं पर ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो लॉज जो हैं उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे स्पेसेस हैं, वर्क प्लेसेस हैं, उनको इंप्रूव किया जाए और वो हमारे लिए सेफर बनाए जाएं, ठीक है। और जस्टिस तभी सर्व हो पाएगा, ठीक है। और स्पेशल कोर्ट्स लाए जाएं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रेगुलर कोर्ट्स। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतनी बात कही गई है। फिर उसके बाद में ट्रेडिंग अप। तो वर्ल्ड बैंक ने इसी साल में बोला था कि जो आपकी इंडिया की ग्रोथ है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 6.6%, बट अब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अराउंड 7%। तो वो अपनी जो ग्रोथ का जो एस्टिमेट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो उसको इंक्रीज करके बता रहा है। अब इसके पीछे रीजंस काफी हो सकते हैं, बट इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अभी भी वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि जो आपकी ग्रोथ हो सकती है मतलब पहले मॉडेस्ट इसलिए बोला जा रहा था 6.6% या 6.8% इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि पिछले साल वी ग्रू एट 8.2%। पहली चीज वो थी। दूसरा जो प्रॉस्पेक्ट थे ग्लोबल इकोनॉमिक लेवल पे, इकोनॉमी का अगर ग्लोबल लेवल देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे स्पेकुलेशन नहीं थे, क्योंकि काफ़ी नेशंस रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि उनकी इन्फ्लेशन रेट, मतलब उनका इंटरेस्ट रेट इतना हाई था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो लोन लेना चाहते हैं वो लोन नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है जब आप इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप करोगे तो डिमांड जनरेट नहीं होगी, और एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो डिमांड जनरेट नहीं होगी, ऐसे सप्लाई नहीं होगा, तो उस वजह से इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं करती है। तो ये रीजंस थे कि वर्ल्ड बैंक ने बोला कि दैट इंडिया इज गोइंग टू बी एट 6.8%। और अभी भी ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे रीजंस की वजह से अभी भी ऐसा हो सकता है कि 7% से कम रह जाए। उसमें रीजन उन्होंने ये बोले कि जो सप्लाई चेन है, ठीक है, जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो सकती है, ठीक है। कैसे होगी? मतलब सप्लाई चेन डिसरप्ट तब होगी जब डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए। अगर डिमांड इंक्रीज कर गई और हम सप्लाई चेन जो है, मतलब जो सप्लाई हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं अगर डिमांड के हिसाब से, तो हमारी सप्लाई चेन डिसरप्ट कर जाएगी। अगर हमारी सप्लाई चेन डिसरप्ट कर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो भी डिमांड फुलफिल हो रही है वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी, जो बाकी सारी चीजें हो रही हैं वो भी नहीं हो पाएंगी। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला है अब हमारी डिमांड भी फुलफिल नहीं हो रही, डिमांड इंक्रीज करती जा रही है, तो क्या होगा? जब डिमांड इंक्रीज करेगी फ्यू कॉस्ट के लिए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? अगेन मतलब इकोनॉमी के लिए ज्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छी बात नहीं है। तो बस उसी चीज के बारे में बात की गई है कि ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। और इसमें यह बोला गया कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि हमको ज्यादा से ज्यादा नॉन फार्म सेक्टर जॉब्स को जनरेट करना पड़ेगा।
हाँ, इंडिया ने काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए हैं, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ली है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ली है, जिसकी वजह से हम नॉन फार्म जॉब्स को एनहेंस कर सकें, बढ़ा सकें। बट मोस्टली हमारा जो क्रिटिकल ग्रोथ सेक्टर है जहाँ पे हमें चाहिए वो है ट्रेड। इंडिया को ट्रेड में करना पड़ेगा, इंडिया को ट्रेड में अपनी ग्रोथ, ट्रेड में अपने आप को एनहेंस करना पड़ेगा, ट्रेड में अपना जो एक, क्योंकि जो ग्लोबल शेयर है इंडिया का, वो इंडिया की जो साइज है उससे मैच नहीं खाता। मतलब इंडिया का जितना भी ट्रेड शेयर है ग्लोबल लेवल पे, और जो इंडिया की कैपेसिटी हो सकती है, पोटेंशियल कैपेसिटी जो हो सकती है, उससे मैच नहीं खाता। तो पहली चीज़ हमें उसको इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है, हमें उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और उसी के बारे में बात की गई, हमें टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर को रिड्यूस करना चाहिए, हमें ऐसी स्ट्रेटेजी, मतलब हमें हमारी स्ट्रेटेजीज़ को रीथिंक करना चाहिए। जब हम मल्टीलैटरल या प्लूरीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करने की बात करते हैं, इस आर्टिकल में यहाँ पे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का भी मेंशन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बात की गई हैं। तो अगेन मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि 6.8% हो सकती थी, लेकिन अभी 7.7% के आसपास की बात की जा रही है। पहले इसलिए ऐसा बोला जा रहा था कि इंडिया ने पहले 8.2% एक्सपीरियंस कर लिया था, और उसके बाद में ये भी था कि जो ग्लोबल लेवल पे जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ चल रही हैं, या फिर जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ चल रही हैं, वो फेवरेबल नहीं होंगी। और बात ये करते हैं कि मोस्टली हमें नॉन फार्म सेक्टर जॉब्स को करना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इस टाइम पे चाइना जो है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज से अपने आप को विड्रॉ कर चुका है, तो वो चीज़ भी हमें दिमाग में रखनी है, ठीक है। और हमारे पास में वो एक प्रॉस्पेक्ट है जहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। और फिर बोला कि जो क्रिटिकल ग्रोथ सेक्टर है वो है ट्रेड, ट्रेड पे हमें टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स बैरियर को रिड्यूस करना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजीज को रीथिंक करना चाहिए, और जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं उनके बारे में भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो बस यही आर्टिकल था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपको मैं जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे बात हो रही है गैप बिटवीन अलोकेशंस फॉर हेल्थ आउटकम्स इन स्टेट्स। मतलब जितना बजट में हम फंड अलोकेट करते हैं उसके हिसाब से हमें इफेक्टिव आउटकम नहीं मिलता है, स्पेशली इन स्टेट्स पे। ये बात की जा रही है इस आर्टिकल में, और एडिटर इस बारे में बात कर रहे हैं कि जितना भी बजट में हम फंड एलोकेट कर रहे हैं उस हिसाब से हमें स्टेट्स में आउटकम नहीं मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। और इसमें दो स्कीम्स की बात करते हैं ये, एक आपका है पीएम अभीम, दैट इज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। और दूसरा यहां पे ये बात करते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। सो दीज आर टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है, जिसमें सेंटर भी कुछ फंड देता है और स्टेट भी कुछ फंड देता है, बट मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट्स की होती है इनको इंप्लीमेंट करने की। अब जब हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की बात करते हैं, जब हम पीएम अभीम की बात करते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, तो इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कि हम पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। हम उसके बाद में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स बनाए हर डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए ब्लॉक लेवल पे, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिससे कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का उसको बना सके। अगेन ये और भी बात करता है कि हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को एस्टेब्लिश करें, इसकी बात करता है। दूसरा जो हमारा है ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है, वो जो है उसका मेन एम है कि हम ऐसे पर्सनल लेके आए जो हेल्थ और मेडिकल प्रोफेशनल है उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें, और जो भी हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे मेडिकल आप बोल सकते हो हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए। साथ साथ में जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको नए मेडिकल कॉलेजेस के साथ में अटैच किया जाए, एसोसिएट किया जाए, जिससे बेटर फंक्शनिंग हो सके। तो इसके बारे में यहाँ तक बात होती है, ठीक है, कि किस तरीके से। अब बात करेंगे कि क्या ऐसे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से जो फंड अलोकेट हो रहा है बजट में, और उससे भी हम फंड जो अलोकेट कर रहे हैं उससे हमें आउटकम नहीं मिल रहा है। पहला है लो फंड यूटिलाइजेशन। जितने फंड्स हमें मिल रहे हैं हम उसका कुछ एक ही हिस्सा यूटिलाइज कर पा रहे हैं। जैसे कि रिपोर्ट के अनुसार, या जो फिर हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर है बजट के कंपैरिजन में, आप देखेंगे पीएम अभीम के अंदर वी आर जस्ट यूजिंग 29% ऑफ द बजट एलोकेटेड, सॉरी द फंड्स एलोकेटेड, खाली 29%। जब हमारे पास में 100 रुपए हैं तो सिर्फ हम 29 रुपए ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं। सेम अगर जब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें सिर्फ हम 25% यूटिलाइज कर पा रहे हैं। अगेन जब आप ये बोलते हो कि लो फंड यूटिलाइजेशन, जब आप आंसर लिख रहे हो लो फंड यूटिलाइजेशन, तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आप एग्जांपल भी लिख रहे हो कि कैसे हम पीएम अभीम के अंदर 29% फंड को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कैसे हम एचआरएचएमई के अंदर ह्यूमन रिसोर्स हेल्थ एंड मैनेजमेंट के अंदर हम 25% कर पा रहे हैं।
आप लिख पा रहे हो, ऐसे सब्सटेंशिएट करना है, पहली चीज ये। दूसरा चीज फैकल्टी शॉर्टेज का, तो एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहाँ पे जो अभी न्यूली एस्टेब्लिश 18 एम्स हमने एस्टेब्लिश किए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसमें से 11 में 40% शॉर्टेज है टीचर्स की। आप सोचिए, अच्छे टीचर्स ही नहीं है हमारे पास में। मेडिकल प्रोफेशनल्स अच्छे बनने से पहले हमें टीचर्स अच्छे चाहिए जो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उनको अच्छा बना सके। तो यहाँ पे फैकल्टी शॉर्टेज की बात होती है। और उस रिपोर्ट का नाम मैं बताना चाहूंगा, इट इज बाय सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसको सब्सटेंशिएट करना है। तीसरा बात करते हैं फिस्कल स्पेस इन स्टेट्स की। फिस्कल स्पेस मतलब जो पैसा स्पेस के पास में अवेलेबल है वो पैसा पर्याप्त नहीं है। पहली चीज तो लो फंड यूटिलाइजेशन तो हो गया। दूसरा, एक बार के लिए आपने हॉस्पिटल्स बना दिए, एक बार के लिए आपने ब्लॉक लेवल पे पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बना दी, आपने क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स बना दिए, बट एक बार बनाने के बाद में उनको मेंटेन भी तो करना पड़ता है, और वो एक रेकरिंग कॉस्ट है, वो बार बार आने वाली कॉस्ट है, और स्टेट्स के पास में इतने फंड होते नहीं है कि वो बार बार इस कॉस्ट को मेंटेन कर पाए, और इससे इनकी हालत क्या होती है, डिटोरेटेड होती जाती है। तो स्टेट्स को अपनी स्कीम्स को भी संभालना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को भी संभालना है। तो इसलिए जो फिस्कल शॉर्टेज है वो भी मैटर करती है। तो ये 3 रीजन है, लो फंड यूटिलाइजेशन, शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी, और जो आपका फिस्कल प्लानिंग है स्टेट्स की वो। और या फिर आप कह सकते हो कि उनके पास में पैसे नहीं होते जितने आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल था। अगेन एक आर्टिकल है जो डील करता है अंडमान निकोबार एनईडीको, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आपने सुना होगा कि हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसमें जो ग्रेट निकोबार है, जो सदर्न मोस्ट रीजन है अंडमान और निकोबार आइलैंड का, वहां पे हम टाउनशिप डेवलप करना चाहते हैं, ट्रांसशिपमेंट इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, सोलर बेस्ड पावर प्लांट लाना चाहते हैं, मतलब उस रीजन को हम डेवलप करना चाहते हैं, जैसे जिससे कि वो इकोनॉमिकली हमें फ़ायदा दे, स्ट्रैटेजिकली हमें फ़ायदा दे। और इस चीज़ को मैं 29 अगस्त वाले जो न्यूज़पेपर है उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब इसमें सबसे बड़ा मेजर इशू ये आ रहा है, पहली चीज़ हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्वासी गवर्नमेंट एजेंसी है। ठीक है, क्वासी गवर्नमेंट एजेंसी है। ठीक है, दूसरा ये बेस है आपका, मतलब बेस मतलब हेडक्वार्टर आप बोल सकते हो, ये है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में। तीसरा आप बोल सकते हो 1988 में इसको कंपनीज एक्ट के तहत इसको सेटअप किया गया था, कंपनीज एक्ट के तहत इसको सेटअप किया गया था। अब इसका मकसद जो है, एम जो है कि हमें ऐसे मतलब कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप भी करना है और कमर्शियली एक्सप्लॉइट भी करना है, लेकिन जो डेवलपमेंट होगा, जो कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन होगा रिसोर्सेज का, वो अलाइन होना चाहिए इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के साथ। अब आपको समझ में आएगा इसका एम क्या है, कि कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन करना है हमें नेचुरल रिसोर्सेज का जो कि अलाइन हो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। अब कंसर्न यही आता है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, कंसर्न ये आता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास में 2020 में जब इसको प्रोजेक्ट ग्रांट हुआ, उस टाइम पे ना तो इसकी कोई एनवायरमेंटल पॉलिसी थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, ना इनका कोई डेडिकेटेड एनवायरमेंटल सेल था, ना इनके पास में प्रॉपर जो आप प्रोफेशनल्स बोल सकते हो, जैसे अर्बन प्लानिंग वाले प्रोफेशनल्स हो गए, एनवायरमेंटलिस्ट हो गए या स्ट्रेटेजिस्ट हो गए, ये कोई थे ही नहीं। तो वहां से कंसर्न आता है कि जब इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं, मैं एनवायरमेंटल सेल की बात कर रहा हूं, मैं एक एनवायरमेंटल पॉलिसी होने की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो नहीं है, सबसे बड़ा कंसर्न वहां आता है। फिर उसके बाद में दूसरा कंसर्न ये आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। तो जो इस ऑर्गेनाइजेशन के इस कॉर्पोरेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो उस टाइम पे कमिश्नर कम सेक्रेटरी भी थे एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के इस आइलैंड पे। तो जो इस आइलैंड पे एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री का सेक्रेटरी है, वही इस कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ना कि ये प्रोजेक्ट उनके हाथ में जाएगा, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये 2 कंसर्न्स मेनली आ रहे थे, और उसी को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, कंसर्न्स भी आपको मैं बता चुका हूं क्या कंसर्न्स है। बस यही 2-3 पॉइंट्स आपको हर आर्टिकल्स में से निकालने होते हैं, और आपको ये देखना होता है कि मैं इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं वहां पर आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जो आर्टिकल्स हैं वो हल्के हल्के हैं, और विद इन 30 to 40 सेकंड्स में अपन कर लेंगे, तो स्टे ट्यून। अब यहाँ पे बात हो रही है टेक्सटाइल, सोलर, फोटोवोल्टिक, फार्मा, पीएलआई प्लान में भी एक्सपेंडेड एंड एक्सटेंडेड। मतलब एक पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक स्कीम है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। उसको बोला जा रहा है कि इन सेक्टर्स में भी हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं।
अगेन सेंटर ने भी RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज को अंडर PLI स्कीम के अंदर किया है। तो दीज टू आर्टिकल्स आर नॉट दैट मच रेलिवेंट, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यह समझना जरूरी है कि हम यहां पे बात कर रहे हैं PLI की, राइट, हम यहां पे बात कर रहे हैं PLI की। तो PLI क्या है? यह है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका मकसद ये था कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, स्पेशली जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको एनहेंस किया जाए, ठीक है, उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको एनहेंस किया जाए, ठीक है। आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर्स हैं, उनमें बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में नहीं कर पा रहा है। और हमेशा कहा जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो एक फाउंडेशन होती हैं किसी भी एक आप बोल सकते हो कंट्री का। तो इसलिए हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लेके आए, जिसमें कि हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करेंगे। तो पहले इनिशियली ये 3 सेक्टर्स में थी, ठीक है, 3 सेक्टर्स में थी। अब इसको एक्सपेंड करके 14 सेक्टर्स में कर दिया गया है, ठीक है, इसको हमने 14 सेक्टर्स में कर दिया। और अभी बात चल रही कि हम इन सेक्टर्स में भी कर सकते हैं। तो अब आप जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की बात कर रहे हैं, तो आप ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं। सेल्फ सफिशिएंट बनाने का मतलब यह है कि जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो किसी भी नेशन से कोई भी प्रोडक्ट अगर वो इंपोर्ट करती हैं, तो वो इंपोर्ट ना करें, हम उसको खुद ही हमारे देश में बनाएं। इसलिए मेड इन इंडिया भी है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप गवर्नमेंट की स्टेप्स में लिख सकते हो, और प्रीलिम्स में तो इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए तो हमारा जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है वो हाई हो जाएगा। मतलब जितना हम इंपोर्ट करते हैं उससे हम कम इंपोर्ट करेंगे, और एक दिन जब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे तो इस सेक्टर में हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, राइट। और साथ में क्या होता है, और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी जब आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एनहांस करोगे तो डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयमेंट लेना पड़ेगा, और वही एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे भी है। और अगर आप प्रोडक्ट खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप किसी ना किसी को तो एम्प्लॉयमेंट दोगे ना। तो ये सारी चीजें, होप आपको ये समझ में आया। अब सेंटर टू क्लियर फेम 3 स्कीम इन 1-2 मंथ्स, मतलब जो सेंटर है वो जो थर्ड फेज है फेम का वो क्लियर करने वाली है। तो अगेन इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जो फेम स्कीम क्या है, ठीक है। तो फेम स्टैंड्स फॉर फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको अभी तक ये तीसरे फेज की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है 2 फेज में लॉन्च किया हो गया। तो इसको 2015 में लॉन्च किया था, फेज 1। हम यहां पे बात कर रहे हैं फेज 1 की। फेज 1 में 2015 में लॉन्च किया गया था, 2019 में वो खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा फेज 2019 से चला और 2024 में, ठीक है। और अब इसके तीसरे फेज की बात हो रही है। पहली चीज तो फेम आती किसके अंदर है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के तहत, ठीक है। ठीक है। एंड ये जो फेम इनिशिएटिव है ये लिया गया है नेशनल मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे करके कुछ प्रोग्राम है, मैं अभी भूल रहा हूं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रिलेटेड है। मतलब इट इज ए इनिशिएटिव अंडर नेशनल मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पार्टनरशिप, ऐसे करके है। और अगर अभी याद आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, ठीक है। तो इस तरीके से फेम स्कीम है। फेम स्कीम का मकसद ये था कि हम एनकरेज करें अडॉप्शन ऑफ व्हाट, अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, प्लस हाइब्रिड व्हीकल्स। अब आप उसको एनवायरनमेंट में डाल सकते हो। अगर आप ईवी लोगे, हाइब्रिड व्हीकल्स लोगे, ऑब्वियसली बात है एमिशन ज्यादा नहीं होंगे, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होगा, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, जो ह्यूमन की हेल्थ है वो अच्छी बनी रहेगी। तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो ये आपकी फेम स्कीम हो गई, मैंने बता दिया, फेम 1, फेम 2, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और करके। और आपकी क्या नाम है, आगे चलते हैं। अब एक है इथेनॉल पुश टर्न्स इंडिया इनटू कॉर्न इंपोर्टर शेकिंग अप ग्लोबल मार्केट। मतलब कि जो हम इथेनॉल ब्लेंडिंग को पुश दे रहे हैं, सबसे पहली बात आपको यह समझना जरूरी है
कि इथेनॉल की डिमांड बढ़ क्यों रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लॉन्च किया जिसमें यह बोला गया है कि जो गैसोलीन है, जैसे कि हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से ये हो रहा है, हम इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों कर रहे हैं, जिससे कि जो एमिशंस है वो डिक्रीज हो, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन ना हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, क्लाइमेट चेंज ना हो, एयर पॉल्यूशन ना हो, उस वजह से हम इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे गैसोलीन्स के अंदर, जो कि पेट्रोल और डीजल की बात करता है। अब इस इथेनॉल पुश की वजह से हो क्या रहा है, पहले तो हम शुगर केन पर रिलाई कर रहे थे, अब इथेनॉल होता क्या है, मैं अब आपको बताता हूं इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल प्रोड्यूस होता है थ्रू अभी आपको समझ में आएगा, थ्रू फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन, ठीक है, शुगर केन एंड कॉर्न, राइट। अब पहले क्या होता था कि हम शुगर केन से डिराइव करते थे इथेनॉल को और ज्यादा इश्यूज हमें आते नहीं थे, तो कोई इशू नहीं था। लेकिन अभी जहां जहां शुगर केन हो रहा है तो मोस्टली वहां पे हमें ड्रॉट देखने को मिल रहा है, उस वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि अब आप कौन से प्रोड्यूस कीजिए इथेनॉल को। और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसकी जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है कि जिस प्राइस पे गवर्नमेंट इसको प्रोक्योर करेगी उसको भी हाइक कर दिया, तो इसका प्रोडक्शन, तो इस जो ये कॉर्न अवेलेबल था इसकी प्राइस बढ़ी तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इथेनॉल के लिए इस कॉर्न को देना शुरू किया। जब हम अभी एशिया के फर्स्ट नेट एक्सपोर्टर बोल दीजिए आप कॉर्न के, लेकिन अब हम इंपोर्टर बनने की कगार पे हैं। क्यों, क्योंकि अब कॉर्न जो है वो यूज हो रहा है इथेनॉल प्रोडक्शन में जो यूज हो रहा है, तो हमारी जो पोल्ट्री और जो स्टार्च इंडस्ट्रीज हैं उनको जो कॉर्न चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, वो कॉर्न को कर रहे हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट पे इतने टैरिफ्स लगे हुए हैं और हम जीएम क्रॉप्स को तो इंपोर्ट कर नहीं सकते। तो यही इंडस्ट्रीज बोल रही हैं कि एक तो टैरिफ्स कम कीजिए और नॉन जीएम क्रॉप्स को भी लाने दीजिए, क्योंकि अभी यूक्रेन और म्यांमार से ही हम मंगा पा रहे हैं। तो ये मेजर इशू है कि इथेनॉल को इतना पुश किया जा रहा है, टर्न्स इंडिया इनटू कॉर्न इंपोर्टर, ठीक है। तो जो हम कॉर्न एक्सपोर्टर थे अब हम कॉर्न इंपोर्टर बन चुके हैं, क्योंकि हमें इथेनॉल प्रोड्यूस करना है, हम उसको गैसोलीन में मिक्स करेंगे, और उसी वजह से जो पोल्ट्री और स्टार्च इंडस्ट्रीज है वो सफर कर रही हैं। होप यू गेट इट। अब उसके बाद में आपको वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिल रहे हैं वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला में क्या हुआ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। अब एक पार्टी में आपके ये थे प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, ठीक है। तो इनकी पार्टी के खिलाफ में मतलब अपोजिशन जो थी, उन्होंने ये कहा कि ओपिनियन जब पोल आया तो उन्होंने ये कहा गया कि जो अभी एट प्रेजेंट जो पार्टी है निकोलस मादुरो की, वो सक्सीड नहीं करेगी, वो अपनी पार्टी फॉर्म नहीं करेगी, वो इलेक्शन नहीं जीतेगी। लेकिन वो इलेक्शन जीत गए। तो अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो उन पर ब्लेम लगा रही थी कि नहीं, आपने इलेक्शन को रिग किया है, जो इंटीग्रिटी है, जो सैंक्टिटी है, उसको आपने हर्ट किया है इलेक्शंस की, और इलेक्शन जो हैं वो बायस हैं, ऐसे करके, और उस वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है। अब पॉलिटिकल गेम में नहीं आते हैं, तो यूपीएससी प्रीलिम्स एस्पेक्ट से भी ये इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिले। आजकल प्लेसेस इन न्यूज़ में ऐसे ही सवाल आ जाएंगे, जैसे आपके मिलिट्री कूप का सवाल आया, तो वैसे ह्यूमन राइट वायलेशन हुए, तो कहाँ हुए, वेनेजुएला में। और ये ह्यूमन राइट्स वॉच है, एक एनजीओ करके, उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश करी, ठीक है, दैट्स इट। तो उसमें हो गया रहा है कि जो वेनेजुएलन अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशन कंडक्ट कर रही हैं अगेंस्ट जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो ओपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स हैं, जो भी है, ठीक है। अब इसका और देखना चाहें तो वेनेजुएलन जो है वो आपकी साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पे आपको वेनेजुएला दिखेगा, और इस तरफ आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। आप जब भी पढ़ें तो इसी तरीके से पढ़ें कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन इधर है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन इधर है, तो नॉर्थ पैसिफिक है तो साउथ पैसिफिक इधर होगा। अगेन फॉकलैंड आइलैंड जो है वो यूके की टेरिटरी है, साउथ जॉर्जिया आइलैंड जो है वो यूके की टेरिटरी है। इस तरीके से आपको देखना है। और ये साउथ अमेरिकन है तो यहाँ से आपका इक्वेटर भी जा रहा है, ठीक है, यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जा रहा है। अगेन यहाँ पे दो ही लैंडलॉक कंट्री है, बोलीविया और पराग्वे, ये दो लैंडलॉक कंट्री है। इस तरीके से आपको ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी देखना है, ठीक है। तो और गैलापागोस आइलैंड जो है वो इक्वेटर के हैं, तो आपको ये भी पूछा जाता है कि आइलैंड के बेसिस पे, तो गैलापागोस आइलैंड पहले नंबर पे है, दूसरे पे आपके फॉकलैंड आइलैंड है, और तीसरे पे आपको साउथ जॉर्जिया है। तो इस तरीके से आपके सवाल भी बन सकते हैं, ठीक है। अगेन मैंने आपको बोला ये रही वेनेजुएला की लोकेशन, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये कैरेबियन सी है, अगेन, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी में जाओगे तो यहाँ पे आपको एंडेज माउंटेन्स भी दिखेंगे, यहाँ पे आपको लेक मराकाइबो भी दिखेगी, जो कि बहुत फेमस लेक है, लेक मराकाइबो, ठीक है। ये इस रीजन में, वेनेजुएला के रीजन में लाई करती है, ठीक है। तो बस जस्ट फॉर द, अब उसके बाद में अगला आर्टिकल जो है, मंगोलिया डिफाइज आईसीसी वारंट फॉर पुतिन्स अरेस्ट। तो अभी जो पुतिन है वो मंगोलिया की विजिट पे गए हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया मंगोलिया वालों ने। अब इशू ये आ रहा था
कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एलिगेशंस लगा रखे थे पुतिन के ऊपर वॉर क्राइम्स के, कि उन्होंने यूक्रेन में जब इन्वेड किया, रशिया ने जब इन्वेड किया यूक्रेन के अंदर, तो उन्होंने जो बच्चे थे उनको अबडक्ट किया, वहाँ पे काफ़ी लोगों की जानें ली और एक तरीके से काफ़ी लोगों ने अपनी जानें खोई भी। तो उसका एलिगेशन रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन उन पे लगा हुआ था। तो आईसीसी ने उसके लिए क्या किया, वारंट इशू कर दिया पुतिन के लिए। अब जब आईसीसी ने वारंट इशू कर दिया पुतिन के लिए, तो जो भी आईसीसी के मेंबर्स हैं उनका ये फर्ज बनता है कि जब भी जिसके खिलाफ भी आपने आईसीसी ने वारंट जारी कर रखा है उस सस्पेक्ट को आप डिटेन करें। बट ऐसा मंगोलिया ने किया नहीं। मंगोलिया ने तो भाई साहब अच्छे से इन्वाइट कर लिया। अब मंगोलिया ने अच्छे से इन्वाइट कर लिया तो हो गई दिक्कत। मतलब अब यह है कि मंगोलिया वाज पुट इन डिफिकल्ट पोजीशन एज द कंट्री रिमेंस हेवीली डिपेंडेंट ऑन रशिया। दिक्कत यह है कि एक तरफ तो आईसीसी की रूलिंग है और एक तरफ जो मंगोलिया है वो लैंडलॉक कंट्री है रशिया और चाइना के बीच में, तो उसकी डिपेंडेंस भी इन दो कंट्रीज पे ज्यादा बन जाती है। तो मंगोलिया को समझ में नहीं आया, लेकिन मंगोलिया ने जो है रशिया के जो आपके प्रेसिडेंट है उनको अच्छे से वेलकम किया, क्योंकि जो आईसीसी की जो रूलिंग है उनके पास में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि इस रूलिंग को वो एनफोर्स कर सकें। ठीक है, इनको लीगल बैकिंग हो जिससे कि पूरे नेशन इसके सपोर्ट में आए। बस आईसीसी एक रूलिंग सुना देती है एंड देन इट डिपेंड्स ऑन नेशन कि वो उस रूलिंग को फॉलो करें या नहीं करें। तो इस तरीके से ये वाली सारी चीज़ है। मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ मंगोलिया की। तो ये मंगोलिया की लोकेशन है। ठीक है, कोई भी लोकेशन है आपको एक बार जरूर देखनी है। तो ये मंगोलिया की लोकेशन है और आपको दिख रहा है कि ये ऊपर तो रशिया से सराउंडेड है और नीचे आपके चाइना से सराउंडेड है। तो ये है लैंडलॉक कंट्री। अब अगर ये लैंडलॉक कंट्री है तो ये ज्यादा हेवीली डिपेंड किस पे करेगी, आसपास के रीजन पे, रशिया और चाइना पे। अब मंगोलिया उतनी डेवलप नहीं है जितनी रशिया और चाइना है। तो ऑब्वियस सी बात है एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेगी कि एक रूलिंग को। तो यहां पे मेजर इशू ये आ गया। और काफी जो डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स भी हैं उनका भी यही कहना है कि मंगोलिया जो है वो सैंडविच हो चुका है रशिया और चाइना के बीच में, और वो आईसीसी जो रूलिंग है उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। वो फॉलो इसीलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। अगर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपनी नेशनल पॉपुलेशन को सर्व नहीं करोगे तो रूलिंग का क्या फायदा, एक्सपर्ट्स का ये कहना है। और इसीलिए रशिया के जो अपने प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने वेलकम किया। अब थोड़ा सा अपन जान लेते हैं आईसीसी और आईसीजे के बारे में। ठीक है, ये प्रोबेबल एक प्रीलिम्स क्वेश्चन बन सकता है। आईसीसी तो मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आपके इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। तो अगेन ये एस्टैब्लिश हुआ 1945 में, और अगर 1945 में हुआ तो आपको पता है यूएन भी उस टाइम ही हुआ था, तो हाईएस्ट कोर्ट है यूएन का। बट इसका कोई भी पार्ट नहीं है यूएन से। तो आपसे ये भी प्रीलिम्स से पूछ सकता है कि क्या आईसीसी पार्ट है यूएन का? नहीं, आपको कंफ्यूज इससे कर दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा नॉट पार्ट ऑफ द यूएन। ठीक है, ये बोलेगा लेकिन हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द यूएन। दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो वही है। यहाँ पे यूएन मेंबर स्टेट्स हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो अगर किसी के खिलाफ रूलिंग लगा रहा है तो वो रूलिंग इंडिविजुअल्स के खिलाफ होगी, मतलब इंडिविजुअल केसेस जो होंगे ना उनको देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे यूएन मेंबर स्टेट्स को देखा जाएगा। राइट, ये दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, मैंने बोला प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल फॉर द मोस्ट सीरियस क्राइम एज पर द रोम स्टैच्यू। तो रोम स्टैच्यू के एक रोम स्टैच्यू है, जैसे जिस तरीके से हमारे लॉज होते हैं उस तरीके से इनके पास में रोम स्टैच्यू है, उसके अकॉर्डिंग ये इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करते हैं। और यहाँ पे मेनली लीगल डिस्प्यूट्स आते हैं स्टेट्स के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीजें, यहाँ पे अपील की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे आप अपील कर सकते हो, दैट्स इट। लेकिन मेजर अगर आपको देखा जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में दो ही मेन चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा अगर आपको फंसाया जाएगा। आईसीजे की चीज जो चीज है, आईसीसी को बोल दिया जाएगा कि इट इज अ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ यूएन, बट इट इज नॉट। और ये बोल दिया जाएगा कि भाई ये लीगल डिस्प्यूट देखता है स्टेट्स के बीच में, इट इज नॉट। ये प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल्स को और ये यूएन का पार्ट नहीं है। होप यू रिमेंबर इट। अब स्काई इज द लिमिट, तो एक तरंग शक्ति एक्सरसाइज हमारी इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करवा रही है। और काफ़ी लोग बोलते हैं यूपीएससी में एक्सरसाइजेज नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपके सीडीएस के लिए भी रेलेवेंट है, सीडीएस के लिए भी रेलेवेंट है, सीएपीएफ के भी लिए रेलेवेंट है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा यूपीएससी प्रीलिम्स का 2024 जो कि अभी पूछा गया है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। अब जो बोलते हैं कि एक्सरसाइज नहीं पूछी जाती है, देख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये चारों ऑप्शन बहुत मुश्किल हैं किसी को याद करना, क्योंकि बहुत फैक्चुअल है। लेकिन किसी को यह पता होता है कि मित्र शक्ति किसके बीच में होती है, इंडिया और किसी एक नेशन के बीच में। आप कमेंट सेक्शन बताइए किसके बीच में। तो अगर ये ऑप्शन एलिमिनेट करता तो 1 जाता और उसका आंसर आ जाता सीधा। तो यूपीएससी चाहती आपसे सिर्फ एक फैक्ट थी, 4 फैक्ट नहीं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो अभी हम बात करते हैं तरंग शक्ति की। जब मैं बात करता हूं तरंग शक्ति की, तो तरंग शक्ति जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट, अभी तक बोला जा रहा है लार्जेस्ट मल्टीनेशनल, मतलब बहुत सारे नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है।
ठीक है, इट इज मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। ठीक है, इसको दो फेजेस में लॉन्च किया जा रहा है। पहला फेज जो था वो जा चुका है, सुलूर तमिलनाडु में किया, और अभी जो इसका दूसरा फेज है वो अभी जोधपुर में अभी चल रहा है। ठीक है, जोधपुर आपका राजस्थान में यहां पे चल रहा है। अब इसमें इन्विटेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 51 प्लस कंट्रीज से ज्यादा को भेजे गए, और अभी अप्रोक्सीमेटली 11 प्लस कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, जैसे श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस एक्सेट्रा करके। तो बस आपको ये दिमाग में रखना है, सीडीएस ईपीएफ में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा तरंग शक्ति वाज इन न्यूज, और ये भी पूछ सकते हैं कि तरंग शक्ति यूपीएससी पूछ लेगा, तरंग शक्ति जो है वो डोनेशन के बीच में नहीं, इट्स अ लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइजेस। ठीक है, और अब छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। साउथ अफ्रीका ने एक पैक्ट साइन किया है इंडिया के साथ में सबमरीन रेस्क्यू मिशन से रिलेटेड। तो अगेन आप जब इंडिया अफ्रीका रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, और अगर आप बात करेंगे इंडिया साउथ अफ्रीका की तो वहां पे भी ऐड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि यहां पे सबमरीन रेस्क्यू मिशन से रिलेटेड आपका एक डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल होता है। ठीक है, उसके बारे में पैक्ट हुआ है, और ऑब्वियसली बात है जो मैरिटाइम रिलेशनशिप्स हैं, अगर दो ऐसे पैक्ट होते हैं तो दो रिलेशन के बीच में वो मैरिटाइम रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होते हैं। अब डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये 650 मीटर डेप्थ तक जा सकता है। ठीक है, दूसरा एट ए टाइम ये 14 लोगों को या ह्यूमंस को रेस्क्यू कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत बात है, तो आप ये दिमाग में रखिएगा डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल के लिए। ठीक है, बस इतना इसमें आर्टिकल में इंपॉर्टेंट। स्टार हेल्थ रोल्स आउट पॉलिसी इन ब्रेल। अब आप सोचेंगे ये क्या, मतलब किस चीज का ये इंपॉर्टेंट है। तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है स्टार हेल्थ, उन्होंने ब्रेल में एक पॉलिसी को रूल आउट किया है। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनकी डिमांड को केटर किया गया है। तो अगर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर सकती है तो क्या हम गवर्नेंस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंडक्ट करवा सकते हैं? कैसे? अगर हम ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट में भी लाने लग जाएं, हम ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज गवर्नमेंट भी लाने लग जाए पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ में, जो विजुअली इंपेयर्ड हैं उनके साथ में। ठीक है, मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ठीक है, उनके लिए भी, जो विजुअली इंपेयर्ड हैं उनके लिए भी अगर हम ऐसी पॉलिसीज लाने लग जाएं तो गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी क्या? तो आप गवर्नेंस में एग्जांपल दे सकते हैं। क्या इससे एम्पावरमेंट नहीं होगा? क्या इन लोगों का एम्पावरमेंट नहीं होगा? क्या एम्पावरमेंट का मतलब है इनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज नहीं बढ़ेंगी क्या? अब अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रेल में इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करी है तो इससे इनको एम्पावरमेंट नहीं मिली, ये अब डिसीजन ले सकते हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। क्या पहले ले पा रहे थे? क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो क्या गवर्नमेंट इस चीज को नहीं ला सकती? ला सकती। तो यहीं पे जब आप एग्जांपल लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि हम कैसे गवर्नेंस को अच्छा इफेक्टिवली बना सकते हैं, कैसे हम एम्पावरमेंट कर सकते हैं इन कम्युनिटीज का। ठीक है, जैसे अभी सेंटर ने बोला कि LGBTQ जो कम्युनिटीज हैं वो अपने बैंक अकाउंट खोल सकती है। आपके लिए कितना आसान है बैंक अकाउंट खोलना, लेकिन उन कम्युनिटीज के लिए सेंटर डायरेक्ट कर रहा है कि आप बैंक अकाउंट खुलवाइए। क्यों? क्योंकि उनके पास में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, उनके पास में वो पावर ही नहीं है जो एक नॉर्मल सिटीजन के लिए अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही करके एक ग्रीन मैनिफेस्टो लॉन्च किया है हरियाणा में। तो काफी ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये सारी 30 सेकंड न्यूज है, मतलब जिनके सिर्फ एक पॉइंट निकालना है और आपको अपने मेंस में डालना है, या फिर आपने एक कॉपी बना रखी है उसमें लिखना है। जब भी आए कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे, आपने ये एग्जाम्पल दिया, आप सबसे अलग स्टैंड आउट करोगे। अगर आपने मेंस में आंसर लिखा उसमें अलग स्टैंड आउट करोगे, क्योंकि बच्चा इस चीज को इग्नोर कर देता है। बात सिर्फ 15 से 20 सेकंड की है। तो अभी ग्रीन मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है हरियाणा के अंदर। अब आप बोलोगे ये किस काम की है? ग्रीन मैनिफेस्टो लॉन्च किया हरियाणा में किन्होंने? एनवायरमेंटलिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने, जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने, सिविल सोसाइटी ने। जब सिटीजन, अभी क्या हो रहा है, हरियाणा में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो उन्होंने बोला है, प्रेशर डाला है जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पे कि आप अपने मैनिफेस्टोज में ग्रीन मैनिफेस्टो लेके आओ। ग्रीन मैनिफेस्टो का मतलब है आप ऐसी पॉलिसीज लेके आओ जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, आप ऐसी पॉलिसीज लेके आओ जो एयर पॉल्यूशन को एड्रेस करती हो, जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करती हो। आपने कभी देखा ऐसा मैनिफेस्टो? बहुत कम मैनिफेस्टोज होंगे जहां पे ये, लेकिन हमारे जो सिटीजन्स हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ये मैनिफेस्टोज में लेके आइए। तो क्या आप नहीं डाल सकते कि सिटीजन का कितना बड़ा रोल है गवर्नेंस के अंदर? सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, सिटीजन का भी उतना ही रोल होता है। तो यहां पे आप सिटीजन वाला एस्पेक्ट डाल सकते हैं। होप यू गेट इट। अब एक लास्ट अपना है 90% प्रोजेक्ट अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन कंप्लीटेड। तो एक स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च हुआ था 2015 के अंदर। तो उसके तहत एक रिपोर्ट आई है। अगेन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्मार्ट सिटीज मिशन की। जब हम स्मार्ट सिटीज मिशन की बात करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमारा कोई एक मिशन है जिसमें हमें सिटीज को स्मार्ट बनाना है। तो सबसे पहली बात फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि 2015 में लॉन्च हुआ, 2025 में इसको 10 साल हो जाएंगे। यूपीएससी सवाल पूछ लेगा, आप बोलोगे कहां से आया? यहां से आया।
ठीक है, 2015 में लॉन्च हुआ। इसमें हमें 100 सिटीज को ट्रांसफॉर्म करना था। आपसे नंबर पूछ लेंगे, कितनी सिटीज को? 100। अब आप बोल रहे हो कि हमें सिटीज को स्मार्ट बनाना है, कैसे बनाओगे? आप बनाओगे वहां पे नेसेसरी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, नेसेसरी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। कोर का मतलब सीधा है, पानी अच्छा प्रोवाइड कराओ, सीवेज फैसिलिटीज दो, ट्रैफिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक थिएटर होना चाहिए, वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई हाईफाई चीजें नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेटेड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये नेसेसरी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में ग्रीन डेवलपमेंट करो, ग्रीन डेवलपमेंट करो। ठीक है, अभी अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोड बना दी, पेड़ लगाते ही नहीं है, तो पेड़ लगाओ, ग्रीनरी बढ़ाओ। ठीक है, तीसरा एरिया बेस्ड डेवलप करो, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। अब आप बोलोगे एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का मतलब जहां पे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं जो कि पॉल्यूटिंग है, मतलब ज्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं, उनको अपग्रेड करो। और जहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है वहां पे इंडस्ट्रीज लगाओ, लेकिन वहां पे इंडस्ट्रीज अगेन आपको एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। अब आप बोलोगे एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे? जब भी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो उस इंडस्ट्रीज का एक असेसमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं EIA, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप असेसमेंट करोगे तो वो इंडस्ट्री क्या होगी? इको फ्रेंडली होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इस तरीके से। होप यू गेट इट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा स्मार्ट सिटीज मिशन। तो थैंक यू वेरी मच अभी तक बने रहने के लिए। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, डेली न्यूज एनालिसिस अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक कीजिए। आपके कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट कीजिए, और आपको कोई भी ऐसा इशू लगता है जहां पे मेरी गलती हुई है, आप उसको भी कमेंट कीजिए, मैं उसको आगे वाले लेक्चर्स में एड्रेस करूंगा। अगर ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही जो वैल्यू है वो दूसरों की लाइफ में भी ऐड हो, तो आप इसको शेयर कीजिए। और ऐसी अपडेट्स अगर आपको डेली चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।